नमस्कार दोस्तों, दिस इज विनीत पांडे और आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन हिमाचल सेट का। जी हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम। एक्चुअली हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम और आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम दोनों एक साथ कंडक्ट हुए थे ऑन 28 ऑफ अप्रैल। हिमाचल सेट पार्ट 1 ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, अपलोड हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा वायरल तबीयत मेरी वायरल की वजह से खराब थी, थोड़ा परेशान होने की वजह से मैं एक साथ आपको पेपर सॉल्यूशन नहीं दे पाया था। लेकिन अभी एट प्रेजेंट आज हिमाचल सेट पार्ट 2 पूरा सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होने के बाद सबसे पहला काम जो होने वाला है आंध्र प्रदेश सेट, ये ऑलरेडी पेपर सॉल्व है। मुझे सिर्फ इसको एक वीडियो में आपको आके बताना है, ये आपको सबसे पहले मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जैसे ही आज हिमाचल सेट अपलोड होगा 2 घंटे के अंदर आपको आंध्र प्रदेश सेट एग्जाम का पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सेट पेपर सॉल्यूशन? If you're preparing for UGC NET exam June 2024 or 2025, any other exams, the best thing is that India has various states where the set exams are being conducted. State eligibility test, NET का syllabus, SET का syllabus same है. Now these states have common syllabus of NET. So if we check their paper also, we get much better idea about UGC NET exam. एक समझदार स्टूडेंट जो एग्जाम को टॉप करने जाता है वो सिर्फ अपने सिलेबस को नहीं पढ़ता है, वो अपने एग्जाम, अपने टॉपिक, अपने सिलेबस से रिलेटेड आसपास के एग्जाम्स पे भी नजर रखता है। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स तो कॉमन है, टॉपिक्स कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। और अगर आपको तैयारी करनी है प्रोफेशनल लेवल की तो प्रिपरेशन भी प्रोफेशनल लेवल की होगी। इसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट सेट एग्जाम पेपर सॉल्यूशन है या डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशन है या यूजीसी नेट के पिछले 5 साल के पेपर सॉल्यूशंस हैं, आपको वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सिर्फ आपको इतना करना है, मेरी फैमिली का पार्ट बनना है। इस यूट्यूब चैनल पे एक सब्सक्राइबिंग बटन है, सिर्फ सब्सक्राइब करो क्योंकि नॉलेज मिलेगा। अब चलते हैं आगे। दोस्तों मैं सबसे पहले एक पेन ले लेता हूं, कुछ और आपके लिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। अब हम करने वाले हैं हिमाचल सेट, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी सॉल्व है। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इट मींस आपको पार्ट 1 का नहीं पता है। सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइब्रेरी में जाओ, 5 दिन पुरानी वीडियो देखो, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। साथ में ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस यूनिट वाइज, एक एक यूनिट में क्या क्या आता है, ये बाकायदा मैंने सॉल्व करा है, बाकायदा डिटेल में है, ये यूट्यूब पे है, इसको जरूर चेक कर लेना। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट, हिमाचल सेट, आंध्रा सेट इन कमिंग फ्यूचर, अगर आपको एग्जाम देना है, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम पेपर सॉल्यूशन पे। तो आपने देखा होगा पिछले पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए थे, मैं दोबारा आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। साथ में एक चीज मुझे आपसे और कहनी है, ये सॉल्यूशन जो है ये सिर्फ आंसर नहीं देगा, आपको इंफॉर्मेशन देगा। इन दिस पेपर सॉल्यूशन you will not only get the right answer, you will also get advanced level details. So please use pen and paper, क्योंकि खुद ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाओगे उसके बजाय यहां पे मैं बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जो मैं इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा वो नोट कर लेना। ये अपना पेपर सॉल्यूशन आपको न जाने नेट में कितने क्वेश्चंस दे देगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जितनी जानकारी यहां से मिलती जाए दोस्तों लेते जाओ। अब देखिए पिछले पेपर में भी मैंने सॉल्व कर दिया था, द मुद्रा राक्षस इज अ हिस्टोरिकल प्लेन संस्कृत। ये इंडियन एस्थेटिक का पार्ट है। ये जो आप सोच रहे हो ना कहां से पेपर आता है, इंडियन एस्थेटिक्स का पार्ट है। इंडियन एस्थेटिक्स में ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। यहां पे इसका राइट आंसर है विशाखा दत्त। ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जानते हैं आप। ये उनकी स्टोरी है जिन्हें चाणक्य यानी कौटिल्य ने गाइड किया था अलेक्जेंडर के खिलाफ, अलक्षेंद्र के खिलाफ। तो ये उनकी कहानी है। ये जो विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस, ये बहुत ही फेमस वर्क है। ये चंद्रगुप्त के समय की हिस्ट्री हमें बताता है। तो ये आपको पॉइंट यहां नोट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमें पिछले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। आपको जोड़ने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पुराने दिखा रहा हूं ताकि हम प्रॉपर फ्लो बना सके दोबारा से। मैंने आपको बताया था कि ये जो कमेंट है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इस कमेंट में इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी फिलोसोफर का कोई भी एस्थेटिक मूवमेंट का कमेंट, इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन। तो ये क्वेश्चन काफी टफ माना जाएगा। मैं टफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑल द आर्ट्स आर बॉटर ईच वन इज अ लाइट टू द अदर्स।
ये जो कॉन्सेप्ट है, इनमें से कोई भी राइटर आपके सिलेबस में बाकायदा नहीं पढ़ाया जाता है। तो आंसर वॉल्टेयर है। अब वॉल्टेयर हो, रूसो हो, डेविड ह्यूम हो, बेंथम हो, ऐसे बहुत फिलोसोफर्स हैं। हर फिलोसोफर की कोई ना कोई लाइन है, कोई ना कोई कोटेशन है, तो हम हर फिलोसोफर के पीछे पढ़ के इनको ढूंढ के नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन काफ़ी टफ है, फिर भी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पे देखता हूँ, अगर आपको कुछ मैं नोट करवा सकूँ, आपको कुछ बता सकूँ। मैंने अपने बहुत सारे प्रिंट्स तैयार किए हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप इसमें नोट कर सकते हैं। जैसे एरियोस्टो जो है दोस्तों, वो है इटली से, तो आप इनकी कंट्री नोट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के फिलोसोफर्स हैं। अगर आपको इन फ्यूचर आपको पढ़ना है इनके बारे में, तो एरियोस्टो जो है वो इटली से है, वॉल्टेयर जो है वो फ्रांस से है, फ्रेंच। इसके बाद पेट्रार्क है, वो भी इटली से है। और ये चूंकि नाम पूरा नहीं है, तो वैसे फ्रांस से था ये, बट मैं इसकी गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि नाम पूरा नहीं है। इस नाम से 3 फिलोसोफर्स हैं, तो हम इस नाम पे नहीं जाएंगे। लेकिन आपको पेट्रार्क पढ़ना है, इटालियन राइटर्स यूजीसी नेट में आते हैं। एरियोस्टोस, ऑरलैंडो फ्यूरिसो पेपर में आता है, ये पढ़ना है आपको। वॉल्टेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, फिलोसफी है। और अब ये लाइन तो भूलिएगा ही मत, तो सिर्फ नोट्स बनाओ, रट्टा मार लो कि अगर ये आया तो आप पेपर में आंसर कर दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मीडियम इज द मैसेज, मैंने आपको ये भी बताया था, ये काफी आसान है और ये मीडिया थ्योरी का पार्ट है। द मीडियम इटसेल्फ इज द मैसेज, ये थ्योरी का पार्ट है, इसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये आसान नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट द आइडिया इज द मीडियम इज द मैसेज, सिंपली अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू मीडिया थ्योरी, मीडिया स्टडीज एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिटरेरी थ्योरी। ये मीडिया थ्योरी का भी पार्ट है, लिटरेरी थ्योरी का भी पार्ट है। अब देखिए, होमी भाभा जो है वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से डील करता है। स्टीफन ग्रीनब्लैट जो है वो डील करता है न्यू हिस्टोरिसिज्म से। रेमंड विलियम्स जो है वो डील करता है कल्चरल मेटलिज्म, कल्चर स्टडीज से रिलेटेड है। मार्शल मेलहन जो है वो डायरेक्ट मीडिया का पार्ट है। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करवा देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। इनकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया 1964। तो ये जो राइट आंसर है आपका, इनकी बुक का नाम लिख लो। इनकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, ये जो लाइन है ये कहां से आई है? इस बुक से आई है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। टाइमिंग है 1964। ये आप टाइमिंग नोट कर लो और दोस्तों इसको पढ़ लेना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मीडिया थ्योरी में। मीडिया थ्योरी में मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए इसको नोट किया हुआ है क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा मीडिया थ्योरी के अंदर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54। विच ऑफ द हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कल्चर स्टडी अप्रोच? इनमें से कौन कल्चरल स्टडीज से कनेक्टेड नहीं है, कल्चर स्टडी की अप्रोच से रिलेटेड या कनेक्टेड नहीं है? ध्यान से देखिएगा। लुइस एल्थ्रूसर, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल स्टेट, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस पढ़ाया था मैंने। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस पढ़ाया था मैंने, ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था, एक बाकायदा वीडियो दी थी इसकी, गूगल ड्राइव कोर्स में पढ़ाया था। रिचर्ड हॉगर्ट डायरेक्टर है CCS का। तो रिचर्ड हॉगर्ट जो है ये तो सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज का डायरेक्टर है। 1964 में कल्चर स्टडी स्टार्ट हुई थी, तो ये कनेक्टेड है। रेमंड विलियम्स डायरेक्ट कनेक्टेड है। लुइस एल्थ्रूसर डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये आदमी कनेक्टेड नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, ही इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। सो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि ये तीनों सबको आते हैं। अगर आपने कल्चर स्टडीज ठीक से पढ़ा है तो ये तीनों आपको आते हैं, तो ये ऑड वन है, ये आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 भी मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं, आपने देखा होगा, ये हम पहले कर चुके हैं। देखिए, विच ऑफ दीज इज, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। विच ऑफ दीज इज, ये एक्चुअली मेरे जो टाइप करने वाले लोग हैं शायद थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर दी है, कोई बात नहीं। ये कंटेम्प्रेरी जो थ्योरी है वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है पॉपुलर की। मैं रीड कर देता हूँ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंटेम्प्रेरी, तो ये इसको आप दोस्तों नॉट अ कंटेम्प्रेरी करके पढ़ लेना, कोई बात नहीं। जो बच्चे हमारे टाइपिंग करते हैं उनसे दिक्कत हो जाती है, कई बार बहुत टाइप करना होता है। नॉट अ कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ पॉपुलर कल्चर। अब ये देखिए, ये है जो एक्टर नेटवर्क होना चाहिए था, यहाँ पे आर्टर नेटवर्क थ्योरी है, फिर स्ट्रिंग थ्योरी है, थिंग थ्योरी है, रबिश थ्योरी है। हमने थ्योरी पे बातचीत की थी और मैंने आपको कहा था ये मीडिया कल्चर से रिलेटेड है, ये सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, रबिश थ्योरीज एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये हमारे काम का नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है स्ट्रिंग थ्योरी। अब यहां तक हमने पहले किया है, मैंने आपके फ्लो बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चन दोबारा उठा लिए थे, यहां तक हम कर चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब आपके क्वेश्चंस आएंगे इन डिटेल, आपको पॉइंट नोट करना है। एंड रिपीटिंग वंस अगेन दोस्तों, जिन बच्चों को इस तरह के पेपर सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि विनीत सर पढ़ाने के साथ साथ हमें पेपर सॉल्यूशन दें, हमारी प्रैक्टिस करवा दें, हमें रियल क्वेश्चंस दिखाएं, बने बनाए क्वेश्चन नहीं दोस्तों, कोचिंग के टेस्ट सीरीज नहीं है ये,
कि जानबूझ के आसान क्वेश्चन बना के खुद आसान क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, रियल पेपर सॉल्व कर रहा हूं। तो दोस्तों आप चाहो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये होगा कि आपको जो हाई लेवल वीडियो क्लासेस है हमारी, लिटरेरी थ्योरी, कल्चर स्टडीज, क्रिटिसिज्म, इनकी हाई लेवल जो क्लासेस मिलेंगी वो ऑफलाइन बैच वाली मिलेंगी, यानी गूगल ड्राइव वाली। हमने डिसाइड किया है कि हम हमारे क्रैश कोर्स के बच्चों को दिल्ली में ऑफलाइन बैच में जो लिटरेरी थ्योरी क्लासेस होंगी, 10-10 दिन तक लिटरेरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, वो सारी क्लासेस एज इट इज आपको मिलेंगी। जैसे ही वहां पे कल्चर स्टडी स्टार्ट होगा, पूरे एक हफ्ते 3-3 घंटे की क्लास होगी, पूरे एक हफ्ते 3-3 घंटे की क्लास होगी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। स्टूडेंट सबसे ज्यादा मारा जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, लिटरेरी थ्योरी और कल्चर स्टडी में। क्या हो अगर दिल्ली की ऑफलाइन कोचिंग की ये 3 यूनिट्स आपको एज इट इज मिल जाएं अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। तो क्रैश कोर्स में आपको बाकी चीजें तो मिलेंगी, जैसे डिजिटल बोर्ड पे पेपर सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये तीनों चीजें आपको गूगल ड्राइव पैटर्न, ऑफलाइन पैटर्न पे मिल जाएंगी। इसके साथ ये सारे पॉइंट्स 3 AM क्लब ये क्रैश कोर्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इतना करना है, ये रहा QR कोड। इस QR कोड को अभी भी अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्कैन कर सकते हैं, दूसरे मोबाइल से कर सकते हैं। सिर्फ क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की फीस 4000 है। इसमें पेपर 1 इंक्लूडेड है, 45 डेज एक्सक्लूसिव स्टडी, लिटरेरी थ्योरी की एक क्लास में प्रॉपर करवा चुका हूं, मिस एमिली एंड हर बिब्लियोग्राफर्स, आई रिचर्ड्स की मीनिंग ऑफ मीनिंग, विलियम एम्पसन 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ये सब करवा चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो थ्योरीज वगैरह में हमें भी वो क्लासें मिले, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्कैन करना है, पे करना है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट अपना फॉरवर्ड कर दो अपने नाम के साथ, राइट योर नेम, सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, आपको तुरंत बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्रैश कोर्स हम बहुत जल्दी बंद कर देंगे क्योंकि अब एक टाइम आ गया है 3 AM सेशन स्टार्ट करने का। तो जैसे हम क्रैश कोर्स बंद करेंगे 3 AM सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लेंगे। तो प्लीज टेक इट सीरियसली। आप यहां से स्कैन करके, ये फीस है 4000, पेपर 1 फ्री है, इंक्लूडेड है, आप यहां स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है, पार्ट 2, मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू आर्नोल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है जो कल्चर स्टडी का पार्ट है। सी नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ही इज सेइंग द मिडिल क्लास को क्या बोला है। तो अगर आपने कल्चर एंड अनार्की ठीक से पढ़ा है मैथ्यू आर्नोल्ड का, तो आपको पता होगा कि मैथ्यू आर्नोल्ड सेज culture is something best that has been thought and said. So what happens here, Matthew Arnold comes out with various references. ये बोलता है हेलेनिक क्लास जो है ये आर्टिस्टिक क्लास है, ये आर्टिस्टिक लोगों को बोलता है कि ये हेलेनिक है। देखिए ये होता है आर्टिस्टिक क्लास। बारबेरियंस बोलता है अरिस्टोक्रेट्स को, नोट करते जाओ दोस्तों ताकि दोबारा ढूंढना नहीं पड़े। एरिस्टोक्रेट्स को बारबेरियन बोलता है। पॉपुलेस बोलता है पुअर क्लास को या मिडिल क्लास को, या जो बेचारे मजदूरी कर रहे होते हैं। और फिलिस्तीन्स आता है प्रॉपर मिडिल क्लास, प्रॉपर मिडिल क्लास को ये फिलिस्तीन्स बोलता है। मैं आपको इसमें डेट्स नोट करवा देता हूं, साथ साथ इसकी डेट नोट कीजिएगा दोस्तों। यहां पे इन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है पॉपुलेस के लिए। पॉपुलेस जो है हमारा ये है लेबर क्लास, फिलिस्तीन्स है हमारा मिडिल क्लास, बारबेरियंस हमारे जो है अरिस्टोक्रेट्स हैं, हेलेनिक क्लास है लिटरेरी एस्थेटिक क्लास। इसके अलावा इन्होंने 2 और वर्ड्स यूज किए हैं, हेब्राइज्म एंड स्वीटनेस एंड लाइट। कल मैंने मेरे गूगल ड्राइव कोर्स में स्वीटनेस एंड लाइट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। स्वीटनेस एंड लाइट टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोनाथन स्विफ्ट। इसको नोट कर लो दोस्तों, अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये टर्म कॉइन हुआ था जोनाथन स्विफ्ट के कारण। जोनाथन स्विफ्ट ने इन बैटल ऑफ द बॉक्स ये स्वीटनेस एंड लाइट टर्म कॉइन किया था। टर्म किसने यूज किया है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। हेब्राइज्म, हेलेनिज्म, बारबेरियंस, पॉपुलेस माने पुअर लेबर क्लास जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, फिलिस्तीन्स बोलता है मिडिल क्लास को। ये पॉइंट नोट कर लेना। नेट में मल्टीपल क्वेश्चन है, कभी हेब्राइज्म पूछते हैं, कभी फिलिस्तीन्स पूछते हैं, कभी पॉपुलेस पूछते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग। अलोंग विद दैट कल्चर एंड अनार्की से रिलेटेड एक रेफरेंस मैं आपको और दे देता हूं। ये बुक है 1869 की, कल्चर एंड अनार्की। तो यही नोट करो, यही नोट्स बन जाएंगे। अगर आपने सिर्फ इतना नोट कर लिया और ये नोट कर लिया, एक तरीके से आपकी तैयारी हो गई है। इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों हमारा आंसर हमें मिल गया है, फिलिस्तीन इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है थ्योरी से रिलेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है।
न्यू हिस्टोरिसिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, न्यू हिस्टोरिसिज्म से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसमें। अब देखिए, हो सकता है पेपर सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लगे, आपको लग रहा होगा पेपर सॉल्यूशन स्लो है, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन ए नोट कर लो, ऑप्शन बी नोट कर लो, मैं आपको रीजन दे रहा हूं, साथ में कौन सी चीज कहां से पूछी गई है, किस में से क्या आता है। क्लिफर्ड गियर्स, अ पर्सन हु इज कनेक्टेड टू कल्चर स्टडीज एंड हिस्टोरिसिज्म, ही इज कनेक्टेड टू कल्चर स्टडीज एंड हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स। इन्होंने इस बुक में दो तरीकों से चीजों की बात की है, दो डिफरेंट टाइप की एंथ्रोपोलॉजी की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, तो ऑल माई सीनियर स्टूडेंट जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था थर्ड स्पेस थ्योरी। थर्ड स्पेस थ्योरी भाभा की है, यानी इसकी नहीं है, तो अपने आप आंसर आ गया कि ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है। पेनोप्टिकॉन आपको याद होगा, मैंने मिशेल फूको, जेरेमी बेंथम, सीसीटीवी के रेफरेंस में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, द थ्योरी ऑफ पेनोप्टिकॉन, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है। पैन कल्चर आपको याद होगा, मैंने डिफ्यूजनिज्म पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होता मैं जानता हूं, लेकिन डिफ्यूजन, और जो बच्चे नहीं जानते प्लीज स्टडी दिस, डिफ्यूजनिज्म, दोबारा से स्पेलिंग कर देता हूं, एक्चुअली इस पेन से लिखना दोस्तों आसान नहीं होता। डिफ्यूजनिज्म, बड़े हाथ फिसलते हैं इस पे। डिफ्यूजनिज्म कॉन्सेप्ट है पैन कल्चर का, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या हम आंसर ये इसलिए करें क्योंकि हमने बाकी कर रखे हैं। तो दोस्तों जो ऑलरेडी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, मेरे न्यू हिस्टोरिसिज्म के लेक्चर को याद करो, थिक डिस्क्रिप्शन एज इट इज बकायदा टर्म के साथ पढ़ाया है, इनका रेफरेंस लेके, जहां मैंने बताया था कि सोसाइटी मल्टी लेयर्ड होती है एंड टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर वी हैव टू स्टडी ऑल द लेयर्स ऑफ सोसाइटी। बहुत आसान क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लासेस मेरी अटेंड की थी, बड़ा आसान, बड़ा फ्री का क्वेश्चन है ये। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड ये रही दोस्तों, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल अवेयरनेस। ये कह रहा है कि भाई जो हमारी इकोलॉजिकल अवेयरनेस है, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल अवेयरनेस बाय री रीडिंग कैनोनिकल कल्चरल टेक्स्ट इज कॉल्ड। कैनोनिकल कल्चरल टेक्स्ट यानी ओल्ड टेक्स्ट की री रीडिंग करना, यानी अब उन्हें दोबारा से पढ़ा जा रहा है, री रीडिंग अप्रोच है, तो वो कौन सा टेक्स्ट है? आपका क्लियर आंसर यहां पे एक ही वर्ड में आ जाएगा, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला इकोलॉजिकल अवेयरनेस। आजकल अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करते हो तो इको क्रिटिसिज्म, इको फेमिनिज्म, ये नई स्टडीज शुरू हो गई हैं, ग्रीन स्टडीज। अगर आपको ग्रीन स्टडीज नहीं पता है, इको फेमिनिज्म नहीं पता है, इको क्रिटिसिज्म नहीं पता है, तो आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रैक्टिस जो होती है उसे बोलते हैं प्रैक्टिस थ्योरी, इट इज नॉट कनेक्टेड टू इट। डिस्कोर्स जो है ये मिशेल फूको का टर्म है, ये आता है न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर, कल्चर स्टडीज के अंदर। उसके बाद इको फेमिनिज्म। अब इको फेमिनिज्म आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने यहां पे फेमिनिज्म बोला ही नहीं है। फ्रांकोइस डिबॉन की ये टर्म है इको फेमिनिज्म। अब बचा लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। जी हां दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट स्टडीज को ही ग्रीन स्टडीज बोला जाता है। अगर आपको ये हाई लेवल टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 5 साल से पढ़ रहे हैं। ग्रीन स्टडीज, इको फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, हम ये सारा पढ़ रहे होते हैं। अब चलिए आपको कुछ फैक्ट्स नोट करवा देता हूं, ताकि आपका टाइम जो है वो यूटिलाइज भी हो जाए और आपको बहुत सारी चीज़ों में आइडिया मिल जाए। तो दोस्तों इसमें एक आपको मैं पिछले टॉपिक से रिलेटेड भी एक फैक्ट लिखवा देता हूँ। चलिए एक बार के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मुझे क्लिफर्ड गेट्स से रिलेटेड आपको एक फैक्ट बताना था, मैं नोट करवा देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे आपको ऐसे पढ़ाने का मौका न जाने कहाँ मिले। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 चीज देखिएगा। एक तो ये कि क्लिफर्ड गियर्स के मैक्सिमम स्टडीज इंडोनेशिया में है, इन्होंने इंडोनेशिया की कल्चर स्टडीज की हुई है। तो एक तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, इंडोनेशिया की कल्चर स्टडीज में इनका ग्रेट रोल है। दोस्तों मैं चाहूं तो अगले क्वेश्चन पे जाके चुपचाप आगे पेपर सॉल्व कर सकता हूं, पर ये मन नहीं मान रहा। अगर मैंने कुछ अपने लिए पॉइंट्स पढ़े हैं तो मेरी ड्यूटी है मैं आपको जरूर पढ़ाऊं। इंडोनेशिया में इन्होंने कल्चर स्टडीज की है, इनकी मैक्सिमम बुक इंडोनेशिया से रिलेटेड है। अब इनके 2 कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो दोनों कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता देता हूं। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, इन्होंने टर्म्स कॉइन किए हैं, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। एंथ्रोपोलॉजी माने मानव विज्ञान, मानवता का पढ़ना। दूसरा इंटरप्रेटिव
इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है क्लिफर्ड गेट्स के लिए। इसके बाद हम दोबारा से चल सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, और इनके इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर की जो टाइमिंग है वो 1973 है। जो ये बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, ये 1973 का है दोस्तों, तो ये नोट कर लेना, आपका समय बचेगा। अगर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिल गया इस एफर्ट से, तो मेरा जो ये लेक्चर है रिकॉर्ड करना, इसका समय जो है यूटिलाइज हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे दोबारा से। तो हम यहां बात कर रहे थे ग्रीन स्टडीज की, और मैं आपको यहां के भी कुछ फैक्ट्स बताने वाला था, तो इनको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट चीज सबसे पहले यही देख लो, इको फेमिनिज्म टर्म। तो हम इको फेमिनिज्म टर्म से रिलेटेड चीजें नोट कर लेते हैं। 1974 में कॉइन हुआ था फ्रांकोइस डी उबॉन ने। ये टर्म किसने कॉइन किया था? इको फेमिनिज्म, फ्रांकोइस EAUBORNE, ट्यूबॉन, फ्रांकोइस ड्यूबॉन, इन्होंने टर्म कॉइन किया इको फेमिनिज्म, एंड दैट हैज बीन कॉइन्ड बाय 1974। 1974 में ये टर्म कॉइन किया है। इनकी बुक का नाम बड़ा अजीब सा है, फ्रेंच में है, ला फेमिनिज्मे आउ ला मोर्ट, OU ला मोर्ट। नोट्स बना लो दोस्तों, समय बहुत कम है एग्जाम से पहले, आपके लिए समय बहुत कम है, आपका समय बचाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो आपको आपका राइट आंसर सी है, लेकिन हमने नॉलेज डी से रिलेटेड लिखा है, तो इसको याद कर लेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मिशेल फूको का टर्म है डिस्कोर्स, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसे कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस, टर्म कॉइन्ड बाय मिशेल फूको। दोस्तों नॉलेज मिल रहा होगा तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये लग रहा होगा कि इतनी सारी अननोन चीजें पेपर में आती हैं तो कौन पास करेगा, तो जैसे मैंने मल्टीपल टाइम पास किया है, वोरेशियस रीडर हूं मैं, आई कैन टीच यू ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। अब देखो, जो टर्म मोजाइक है इसे कहते हैं कल्चरल मोजाइक। अब ये मुझे हो सकता है आपको शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, बहुत बेसिक टर्म है, कल्चरल स्टडीज का टर्म है कल्चरल मोजाइक। दोस्तों कल्चरल मोजाइक इज अ सिंपल टर्म दैट इज रिलेटेड टू द मिक्सिंग ऑफ वेरियस आइडेंटिटीज, एथनिसिटीज, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। आसान भाषा में, a new culture which is based on mixing of multiple या various languages कर दो, cultures कर दो, languages, cultures, ethnicity। तो बहुत सारी ethnicity, बहुत सारे cultures, बहुत सारी languages जब मर्ज हो जाती हैं और फिर जाके एक नया कल्चर बनता है, उसे मोज़ाइक कहते हैं। दोस्तों ये कह रहे हैं ये किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए कॉइन हुआ था, इनमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर इफ यू हैव रेड कल्चर स्टडीज इन प्रॉपर वे, अगर आपने कल्चर स्टडीज में ओनली डिक हैबिट्स पढ़ा होता प्रॉपर, तो आपको आंसर मिल जाता। यूएसए का कल्चर मिक्स कल्चर है, यूके का कल्चर मिक्स कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर मिक्स कल्चर है। ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? यूके वालों की है। यूके में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? यूके वालों की है। यूएसए में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? यूके वालों की है। लेकिन कनाडा में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है दोस्तों? तो यहां पे आपको देखने से पता चलेगा कि कनाडा में मैक्सिमम पॉपुलेशन किसी की नहीं है, ये फिक्स नहीं है। यहां पे बाकायदा 30% का एक कॉम्बो है। कनाडा वॉज कंट्रोल्ड, कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड, बाय अमेरिका, बाय फ्रांस, एंड नाउ द पंजाबीज आर देयर। तो कनाडा एक ऐसी जगह है जो इनवाइट करता है लोगों को, और वहां पे कैनेडियन कल्चर एक बेस्ट एग्जाम्पल है कल्चरल मोज़ाइक का। अभी आपने देखा होगा कि मेरी क्लास में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलर आई थी, वो अभी पीएचडी कर रही है कनाडा से, वैंकूवर से। साथ में मेरी अपनी एक और स्टूडेंट है जिसमें कनाडा में ही है, रिसर्च पे काम कर रही है, उसका एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च है। वो हमें बताते हैं कि सर कनाडा में अगर आप 10 लोगों को खड़े करो तो 7 लोग अलग अलग कंट्रीज के होंगे। जी हाँ दोस्तों, कनाडा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कल्चरल मोज़ाइक। कल्चर स्टडी का टर्म है, इसको डिटेल में पढ़ना। जो बच्चे ऑलरेडी क्रैश कोर्स में हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये सारी चीजें मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये हमारे अपने होमवर्क हैं कि आपको इनसे डिटेल मिले। हमारा काम इससे आसान हो जाता है। जो चीज पेपर में ऑलरेडी आ गई, अगर आपको वो पढ़ाते हैं तो आपको जल्दी चांस होता है कि एग्जाम में वो एज इट इज मिल जाए। अब देखिए, कंबाइन द स्टेटमेंट्स करेक्टली अकॉर्डिंग टू होमी भाभा। मिमिक्री इज नॉट मेयर कॉपिंग। नहीं नहीं नहीं, मिमिक्री तो मेयर कॉपिंग है। भाभा कहता है भैया मिमिक्री तो कॉपी है, तो ये ऑप्शन गलत है।
इन्होंने बोला है कंबाइंड स्टेटमेंट्स, यानी दो ऑप्शन चाहिए हमें। इसके बाद आता है दूसरा जो रेफरेंस है, मिमिक्री का जो टारगेट है, इट इज फर्दर एम्ड एट परफेक्शन एंड एक्सेस। नहीं, मिमिक्री कभी परफेक्शन पे नहीं जाती, वो सटायर बन जाता है, और कोई एक्सेस नहीं। मिमिक्री का कोई टारगेट ऐसा नहीं होता। अब मिमिक्री इज मेयर कॉपिंग द कॉलोनाइजर्स कल्चर, बिहेवियर एंड मैनर्स। यस, ये सही है, ऑप्शन 3 सही है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन 3 के बाद हम देखते हैं नीचे। अब हमें चलना है नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑप्शन 4, बट इज इन्फॉर्म बाय बोथ मॉकरी। यस, मॉकरी सेंस होता है। ये भाभा ने बोला है कि मिमिक्री में मॉकरी छुपी हुई होती है, और मेनेस इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी ऑफ मेनेस स्टाइल। ऑप्शन 3 एंड 4 ये दोनों करेक्ट हैं दोस्तों। भाभा, होमी भाभा, नेशन नरेशन का राइटर, लोकेशन ऑफ कल्चर का राइटर, दिस मैन हैज टॉक्ड अबाउट मिमिक्री, मैपिंग, स्पेस एंड प्लेस थ्योरी। तो अगर आप पोस्ट कॉलोनियल्स पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन होमी भाभाज नॉन फिक्शनल वर्क्स। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, हम इसको सबसे पहले अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं। भाभा, देखो किसी ने अगर भाभा नहीं पढ़ा तो वैसे भी उसने पोस्ट कॉलोनी नहीं पढ़ा हुआ है, और अगर आप कहीं ऑलरेडी पढ़ रहे हो और आपको उसने होमी भाभा नहीं पढ़ा है, नेशन नरेशन कॉन्सेप्ट, स्पेस प्लेस कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब आपको प्रिपेयर नहीं करवाया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, हु इज क्रिश्चियन मेड। सो सी, मुझे तो पता है क्वेश्चन देखते ही आई अंडरस्टूड दिस थिंग। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, ये है फिल्म स्टडीज का क्वेश्चन। Christian Mays is an influential figure best known for pioneering a scientific approach in the field of film studies। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप इनको नोट कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, ही हैज़ रिटन अ फेमस बुक लैंग्वेज एंड सिनेमा इन 1971। तो इनके एक बुक का नाम लिख लो आप, लैंग्वेज एंड सिनेमा। देखो हमने तो बहुत डेप्थ में पढ़ा होता है, आप में से कई बच्चों ने मेरी ऑनलाइन क्लासेस में एक बुक देखी होगी, मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने सिनेमा स्टडीज में बॉलीवुड वाली बुक्स भी पढ़ रखी हैं, बॉलीवुड इन सिनेमा। आई विश मुझे अभी यहाँ से दिख जाती है दूर से, तो मैं उठा लेता हूँ किताब कौन सी है, तो अभी तो यहाँ से दिख नहीं रही है कि कहाँ पे, बट आई शो यू समडे। तो मेरे पास इस तरह की, देखिए बॉलीवुड इन सिनेमा तो पता नहीं अभी कहाँ रखी हो, लेकिन ये शायद आपको यहाँ पे कैमरे में ध्यान से दिखे। देखिए मैं इस तरह की बुक्स पहले से पढ़ता रहता हूँ, वॉयलेंस इन मीडिया, वॉयलेंस इन लिटरेचर एंड मीडिया। तो मीडिया स्टडीज में मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ। अभी मेरी इतनी सारी बुक्स में मुझे वो बॉलीवुड वाली बुक दिखनी, मिल गई, तो लगे हाथ में आपको दिखाई देता हूँ, ताकि आपको ये हो जाएगा कि विनीत पांडे जो कर रहा होता है वो सिर्फ पेपर सॉल्यूशन में ऐसे नहीं बोल रहा है। देखिए बॉलीवुड एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, आई बिलीव आपको साफ साफ दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए तो दोस्तों ये सब हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ग्रुप्स में कनेक्टेड हूँ, जैसे ह्यूमैनिटीज़ अंडरग्राउंड है, या हमारा एक अपना टीचर्स का ग्रुप है, प्लस मैं JNU के स्कॉलर्स के कुछ ग्रुप्स हैं उनमें कनेक्टेड हूँ। तो हम ये पढ़ते रहते हैं, हम ये नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर मुझे तो पता था फिल्म स्टडीज से। आप नोट कर लो, लैंग्वेज एंड सिनेमा 1971। इसके अलावा ये लेटेस्ट टॉपिक है, ये जरूर पढ़ना है, ये सबसे लेटेस्ट टॉपिक है। मैं इसमें अभी यहाँ पे क्लासेस भी ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। ट्रांसलेशन स्टडीज बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलिटरेशन, ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसकल्चरेशन, ट्रंकेटोलॉजी, ये क्वेश्चंस आते हैं। इको क्रिटिसिज्म मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो ये इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है। यहाँ पे आपका आंसर फिल्म स्टडीज है, नोट करते जाओ अपना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कोटेड, हैज कोटेड फेमस फ्रेज। ये हमारी ऑफलाइन बैच की कोचिंग का एड्रेस है। जिन बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में आना है, जुलाई का बैच स्टार्ट होने वाला है। सामने बैठ के पढ़ना, रोज डिस्कशन का पार्ट होना, लिटरेरी डिस्कशंस करना, क्रॉस क्वेश्चंस करना, एक ऐसे लेक्चर में जिसमें आप सामने बैठे और क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, उसका अलग ही मजा है। जुलाई में ऑफलाइन बैच बहुत बड़ा आता है, तो अगर आपको जिंदगी में लगता है कि एक बार ढंग से पढ़ लूँ, एक बार पूरी मेहनत से पढ़ लूँ, या आपको लगता है कि पढ़ाई में गैप है, काश मुझे ठीक से कोई पढ़ा दे, काश मेरे सारे जो गैप हैं वो कवर कर दे, या मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इस तरह के अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन बैच आपके लिए सबसे बेस्ट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम दिल्ली के हब में हैं, साउथ दिल्ली में है, IIT दिल्ली हमारे बगल में है, IIT दिल्ली के जस्ट बगल में हमारी क्लासेस हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, सेफ फॉर वुमेन, सेफ फॉर फीमेल, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हॉस्टल देखने में। तो अगर आप चाहो तो ऑफलाइन आ जाओ पढ़ने के लिए, ऑफलाइन का मजा कुछ और ही होता है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग कोटेड फेमस फ्रेज, नेचर नेवर सेट फॉर द अर्थ इन सो रिच टेपेस्ट्री। देखो दोस्तों, यहां तक तो फ्रैंकली मुझे भी नहीं पता था,
जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखो, पेपर सॉल्व करने के मेरे दो तरीके होते हैं। पहला, मैं सॉल्व करता हूं एज एन एस्पेरेंट। जैसे मुझे पेपर मिलता है मैं अपनी लाइब्रेरी में अपने रूम में बंद हो जाता हूं 2-2.5 घंटे के हिसाब से, और मैं सिर्फ अपना नॉलेज देखता हूं कि विनीत पांडे कितने पानी में अभी कितना नॉलेज है। तो मैं अपने लिए सॉल्व करता हूं, उसके बाद से सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब ऑन कैमरा आना होता है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको हर चीज सही बताऊं। तो अब दोस्तों देखिएगा, अभी जैसे महाराष्ट्र सेट में आंसर की में गलत क्वेश्चंस हैं, बच्चे मेरे वाले आंसर से रेफरेंस लेकर के वहां पे ग्रीवेंसेस लगा रहे हैं, कंप्लेंट लगा रहे हैं। अब देखो यहां पे, यहां तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे ये लाइन आई, हर वर्ल्ड इज ब्रेजन, ये तांबे का है, ब्रेजन है, लेकिन पोइट्स इसे गोल्डन बनाते हैं। ये फेमस कोटेशन है फिलिप सिडनी, डिफेंस ऑफ पोइजी 1595 पब्लिकेशन। ये यहां से लिया गया है, नोट करो इसको दोस्तों, जल्दी से नोट्स बना लो। डिफेंस ऑफ पोइजी की फेमस लाइन है, ये मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ाता हूं। 1580 में बुक लिखी गई थी, इट वाज रिटन बाय 1580 बट पब्लिश बाय 1595। ये स्टीफन गोसोन के स्कूल ऑफ एब्यूज का रिप्लाई है। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता है तो पढ़ने का बहुत टाइम आ गया, पढ़ लो, क्योंकि जो हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं हम ये सबसे पहले लिखवा देते हैं कि स्टीफन गोसोन ने लिखा था स्कूल ऑफ एब्यूज, उसने कहा था पोइट्री इज मदर ऑफ लाइज। फिर देन फिलिप सिडनी केम विद द रिप्लाई। फिलिप सिडनी रिप्लाई में एक क्वेश्चन है नेट एग्जाम में, डिफेंस ऑफ पोइजी में फिलिप सिडनी एक वर्ड यूज करता है और ये नेट का क्वेश्चन है। चलो ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल क्या है? ये आपका होमवर्क दे दिया मैंने आपको कि इसमें मॉन्ग्रेल क्या है। अब बताओ दोस्तों, मॉन्ग्रेल फिलिप सिडनी ने वर्ड यूज किया, नेट का क्वेश्चन है, किसके लिए किया है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और ऑफलाइन हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं जो मुझसे, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने गलत किया तो मैं फिर डांटूंगा। याद करो, तुम्हारे लिए मैंने सलमान खान का गाना गाया था क्लास में, सलमान खान का गाना गा गा के पढ़ाया है, ऐसा टीचर कहां मिलेगा? याद करो, ईच इकोलॉग ऑफ एडविन स्पेंसर, शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर 1579। याद करो, आपको पढ़ाया है मैंने, इसमें कितने सोनेट्स हैं, कितने सॉन्ग्स हैं? 12 सॉन्ग्स, 12 मंथ्स, 12 तरीके से 12 महीने। तुझको सलमान खान का गाना याद है? 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा मैं। वैसे ही मैंने क्या कहा था? 12 शेफर्ड्स, 12 एक्लॉग्स, 12 मंथ्स, 12 डिफरेंट मूड्स। 12 महीने, 12 मंथ, राइट आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है उनके लिए बहुत आसान है। ये क्वेश्चन तो और भी आसान है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल सा उन्होंने आपको वो बना के बोला है। एक बार मैं इधर देख लेता हूँ कि मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया यहाँ पे। नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ये कह रहा है कि ग्रुप देखो आप, फॉलोइंग ग्रुप, इस ग्रुप में कौन किससे क्या एसोसिएटेड है, जो कैवेलियर ग्रुप से है। अब हमने कैवेलियर पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था कि सन ऑफ बेन जॉनसन बोलते हैं कैवेलियर्स को। क्या बोलते हैं? सन ऑफ बेन जॉनसन। मैंने आपको पढ़ाया था रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक, विलियम डी एवेनेंट, जॉन सकलिंग, एडमंड वॉलर, ये सब पढ़ाया हुआ है। याद करो, किसने एक फ्लॉप प्ले बनाया था अग्लोरा नाम से, जो कि फ्लॉप प्ले था, लेकिन उसने अपने एक्टर्स को गोल्ड में पेमेंट दी थी, प्लस वो सबसे बड़ा गैम्बलर था, लंदन का सबसे बड़ा गैम्बलर। तो ऐसे सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। अब देखो यहां पे कौन मैच हो रहा है, ऑप्शन आसानी से लेते हैं। एक आ गया जॉन मिल्टन, भाई जॉन मिल्टन तो रिलीजियस राइटर है, ही इज द रिलीजियस राइटर, कैवेलियर तो है ही नहीं है। इनमें कौन है? इसमें भी जॉन मिल्टन आ गया, तो ये भी आसान है, ये भी नहीं है। जेम्स थॉमसन प्री रोमांटिक राइटर है, फादर ऑफ प्री रोमांटिसिज्म है। डोनाल्ड डेवी, जॉर्ज क्रैब, पॉल मल्डन, माइल्स कवरडेल। माइल्स कवरडेल बाइबल लिखता था, याद करो कवरडेल की बाइबल। जॉर्ज क्रेब आपको पढ़ा चुका हूं, लंदन मर्चेंट। डोनाल्ड डेवी ये हमने नहीं किया हुआ है क्योंकि बहुत ही माइनर एक्टर है। अब बचा कौन सा ऑप्शन? वैसे मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकता हूं अपने नॉलेज की वजह से, पर मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। रिचर्ड लवलेस, याद करो, टू लुकास्टा टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। आपको कोटेशंस लिखवाए हैं मैंने, लुकास्टा के और एल्थिया के दोनों की कोटेशंस हैं। नॉर आयरन बार्स मेक अ केस, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, माइंड्स क्वाइट टेक इट टेक्स इट एन हर्मिटेज। और दूसरा, आई कुड नॉट लव दी, आई लव द ऑनर मोर, ये लिखवाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। रॉबर्ट हेरिक, हेस्पेराइड्स टू द वर्जिन्स टू मेक द बेस्ट ऑफ टाइम, gather the rosebuds while in May, the same flower that smells today tomorrow shall be dying, कॉपी में लिखवाया हुआ है, चेक करो।
थॉमस कैरू पता ही है आपको, जॉन सकलिंग आपको पता ही है। ये सारे राइटर्स आके आपके, वो अग्लोरा फ्लॉप प्ले लिखने वाला ये रहा जॉन सकलिंग, जिसने फ्लॉप प्ले लिखा था। ये आपका फ्री का आंसर है, डायरेक्ट आंसर है। इसके बाद यहां पे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है नीचे। क्या बात है दोस्तों, अगर ये भी अगर आपका पेपर में गलत हुआ है तो इसका मतलब मैं आपको नहीं जानता, फिर ये मत बोलना मुझे विनीत पांडे ने पढ़ाया है। वैसे बहुत सारे बच्चे जब वो क्वालिफाई करके टीचर बन जाते हैं कोचिंग के, नेट कोचिंग के, तो सबसे पहले ये बोलते हैं मैंने कोचिंग नहीं ली है। आप जानते हो ऐसे बहुत सारे फर्जी फ्रॉड्स पढ़ा रहे हैं जो कहते हैं मैंने कोचिंग नहीं ली है। लेकिन अगर ये आंसर गलत हुआ तो मैं खुद मना कर दूंगा कि मैंने नहीं पढ़ाया इस बच्चे को। देखो क्या है, शैडवेल अलोन, अरे नाम आ गया, शैडवेल नाम आ गया। इस नाम के बाद भी अगर हमें आंसर नहीं पता तो वी आर गॉन। मैकफ्लेक्नो 1682, याद करो मैंने कोटेशन लिखवाया है। All things are subject to decay when fate summons monarch must obey। फिर आपको मैंने मैक फ्लैक्नो का मतलब बताया था, सन ऑफ फ्लैक्नो। फिर फ्लैक्नो कौन है, रिचर्ड फ्लैक्नो, इसकी कहानी बताई थी आपको मैंने पूरी। फिर मेडल ऑफ जॉन बाइज, प्रॉब्लम क्या है ये सारा बताया था। क्या आप जानते हो मैक फ्लैक्नो 1682 ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता नहीं कि देखो मेरे सारे बेटों में सिर्फ एक बेटा ऐसा है जो सबसे बेवकूफ है। ये एज इट इज लाइन मैंने एग्जाम में बताई हुई है, आपको प्रिपरेशन में करवाई हुई है। तो ये आपका आंसर दोस्तों सही है, आपके क्वालिफाई होने की ज्यादा चांसेस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अ फेमस पोइटिंग लाइन, ये बड़ा आसान है, ये बाइबल की लाइन है ये। देन स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा रख दो बच्चा बिगड़ जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इमेजिन करो। अब मैंने बोला बाइबल की लाइन है, जी हाँ दोस्तों ये बाइबल की लाइन है, लेकिन बाइबल की लाइन का रेफरेंस लिया गया है हुडिब्रास में। अब ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ एक वर्क ऐसा है जिसमें रिलीजियस रेफरेंस है, बाकी ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर गॉडेस को डेडिकेटेड है। ये किंग चार्ल्स II को प्रेज करता है, एनस मिराबलिस, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, डिफीट ऑफ डच फीट। उसके बाद सटायर अगेंस्ट रीजन, ये भी रेस्टोरेशन वर्क है। लेकिन ये एक ऐसा वर्क है जो सटायर है, प्यूरिटन सटायर है, और ये रॉड जो है, रॉड से ये प्यूरिटन को पीटने के लिए कह रहा है। ये राइट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाइबल से ली हुई लाइन है, ठीक है। अब दोबारा देखिए यहां पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेवयार्ड पोइट। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने ग्रेवयार्ड पोइट्री को पढ़ा हुआ है, ग्रेवयार्ड पोइट्री या मेरे लेक्चर्स को अगर आपने फॉलो किया हुआ है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि रॉबर्ट ब्लेयर ग्रेवयार्ड पोइट है, एडवर्ड यंग ग्रेवयार्ड पोइट है, थॉमस पार्नल ग्रेवयार्ड पोइट है, किट क्लब का मेंबर भी था ये। लेकिन ये राइटर ये ग्रेवयार्ड पोइट नहीं है। अब हम इनकी डिटेल लिख लेते हैं, इनके एक एक वर्क मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपका समय बच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्लेयर की जो बुक है उसका नाम है द ग्रेव। इनकी बुक का नाम है द ग्रेव, ये पोइट्री है, आपको याद करनी है, टाइमिंग नोट कर लेना साथ में। उसके बाद दूसरी पोइट्री है एडवर्ड यंग की, नाइट थॉट्स। एडवर्ड यंग की पोइट्री जो है ग्रेव से रिलेटेड है, उसका नाम है नाइट थॉट्स। तीसरी जो पोइट्री है थॉमस पार्नल की, वो भी ऐसी है, उसका भी नाइट से रिलेटेड नाम है, नाइट पीस ऑफ थॉट। इसमें इसका क्या हो जाएगा, नाइट पीस ऑफ थॉट। अब इसके बाद जो ये राइटर है दोस्तों, फ्रांसिस थॉमसन, तो इस राइटर को भी मैंने अलग से पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूं उसमें से। ये आपका राइट आंसर है। ही इज अ विक्टोरियन राइटर जिनकी बुक का नाम है द हाउंड ऑफ सीजन, द हाउंड ऑफ हेवन, द हाउंड ऑफ हेवन इनकी बुक का नाम है। विक्टोरियन राइटर है, ड्रग एडिक्ट थे, ओपियम एडिक्ट थे, इनकी बहुत ही फेमस बुक है द हाउंड ऑफ हेवन। लॉन्ग पोइट्री है, फेमस पोइट्री है, द हाउंड ऑफ हेवन। साथ में दोस्तों एक चीज और देखनी है आपको यहाँ पे, ये राइटर नॉर्मली अननोन राइटर है, ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, बट ये पेपर में आया है तो वी हैव टू नोट इट डाउन। इसके बाद मेरे को 10 सेकंड एक बार आप दीजिएगा, मैं एक AC स्विच ऑन कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। साथ में दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, PB शैली, अ फेमस वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज रिटन टू। फिर से बोलूंगा, अगर मैंने पढ़ा है और आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने ये नहीं किया है तो फिर भैया खतरे की घंटी बज रही है, अलार्म बज रहा दोस्तों, खतरे की घंटी बज रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू चेक इट आउट। फेमस वर्क डिफेंस ऑफ पोइजी, PB शैली का फेमस वर्क डिफेंस ऑफ पोइजी, ये एक रिप्लाई था थॉमस लॉ पिकॉक को। अभी मैंने गूगल ड्राइव कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में, दोनों में पढ़ा है। 1820 के वर्क का रिप्लाई था ये, थॉमस लॉ पिकॉक की 1820 की बुक थी, उसका रिप्लाई था, और ये था 1821 में। ये सिंपल सा आंसर है, स्टेजेस नहीं, एजेज, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। जी हाँ दोस्तों,
द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जिसमें 4 अलग अलग एजेस की बात की गई है। उन चारों एजेस के नाम है आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास। आप इसको नोट कर सकते हैं। आयरन, सेकेंड एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, ये 4 एजेस हैं। थॉमस लॉ पिकॉक ने रोमांटिक पोइट्री पे अटैक किया था, जिसका रिप्लाई दिया पीबी शैली ने डिफेंस ऑफ पोइट्री में। नेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम आ चुका है। इसको एज इट इज याद कर लो, इसको एज इट इज रेडी कर लो, इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा चलो मैं आपको ये भी चीज बता देता हूं, एपिक्यूरियन पोइट कौन कौन से हैं। तो एपिक्यूरियन पोइट्स में आप इनके नाम लिख लो। थियोक्राइटस, मैं जानता हूं आपको किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो आप याद करो। कैटुलस, वर्जिल, और अगर मॉडर्न पोइट देखने हैं तो शेक्सपियर। अमेरिकन में अगर आपको देखना है तो वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन एंड वॉलेस स्टीवेंस, ये सब एपिक्यूरियन पोइट्स हैं। आई नो पेपर सॉल्यूशन है तो बहुत डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप इनको नोट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वुमेन पोइट ऑफ रोमांटिक एरा। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा ढूंढने में। आपको बताता हूं क्यों। ये सारे अननोन राइटर्स हैं, बाकायदा इनको इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ता है, तो इनमें बाकायदा ढूंढने के बाद मैंने इस आंसर को फाइनल आंसर किया है। ये आंसर है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, देखिए, हाना मोर आई टीच, तो ये तो नहीं थी। ग्रेस निकोलस, ये और ये तीनों मैं आपको क्रैश कोर्स और फुल कोर्स जो भी है, यानी जो भी बच्चे मुझसे जहां भी पढ़ रहे हैं, ये मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये तीनों राइटर्स पेपर में आ चुके हैं तो फिर आ सकते हैं, और अगर फिर आ सकते हैं तो इसका मतलब दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे आपको ये पढ़ाना ही है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल आंसर ए है, और अपने आप मत पढ़ना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा इनमें पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो अननोन चीजें पढ़ रहे हो आप और एग्जाम में ना आए। फिर आता है विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस पोएटिक लाइंस। ये तो बहुत फेमस लाइन है, ऑफ्ट कोटेड है, कोई भी इसको सही आंसर दे देगा। दोस्तों बहुत फेमस कोटेशन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। जिसने नेचर से प्यार किया, नेचर ने कभी धोखा नहीं दिया है। 1798 की पोएम है ये, टिंटन एबी नाम से फेमस पोइट्री है। यहां से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखना। एग्जाम प्रिपरेशन में इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो। राइट आंसर ये है। लूसी पोइट्री आप एक बार अवॉइड कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर आई वॉन्डर्ड एज अ लोनली क्राउड, सॉलिटरी रीपर, यहां से मल्टीपल क्वेश्चन है, सो डोंट लीव दीज थिंग्स। सॉरी, इसके बाद मैंने शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया है, नीचे चलते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपको थोड़ा भी एफर्ट लगे कि हाँ हमें नॉलेज मिल रहा है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैर, विक्टोरियन राइटिंग्स मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई है मेरे स्टूडेंट्स को। यहाँ पे क्वेश्चन है मॉड मोनोड्रामा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मोनोड्रामा क्या होता है? मोनोड्रामा होता है ड्रामा विद अननेसेसरी पोर्ट्रेल ऑफ इमोशन, ओवर इमोशनल ड्रामा जस्ट लाइक सेंटिमेंटल कॉमेडीज, ओवर इमोशनल ड्रामा जस्ट लाइक सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो दोस्तों यहाँ पे मॉड जो है, मॉड एंड अदर पोएम्स, ये 1855 का ड्रामा है, पोइट्रिक ड्रामा। इसके अलावा लोटस ईटर्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, यूलिसेस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 1842 ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं, यूलिसेस की वाइफ का नाम क्या है, सन का नाम क्या है, डॉग का नाम क्या है। मैंने इसमें आपको कोटेशंस भी नोट करवाई हैं, गूगल ड्राइव ऑफलाइन बैच ऑनलाइन बैच कोटेशंस भी नोट करवाई हैं। एंटिथोनस अराउंड 1869 के आसपास का इसका पब्लिकेशन है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में करवाई हैं। मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट दिस एंड दिस, ये जरूर पढ़ लेना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इंडियन राइटर एंड एजुकेटर। हाँ, यहां पे मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधी सी बात बताता हूं। इनका फेमस वर्क है गोवा। तो गोवा सुनते ही मेरे दिमाग में आंसर आया गुरुचरण दास, क्योंकि नेट का क्वेश्चन है और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को मॉडर्न थिएटर में पढ़ाया है, गुरुचरण दास। लेकिन पूरा टाइटल है अ डॉटर स्टोरी। और जब मैं गुरुचरण दास को पढ़ रहा था तो मैंने गोवा के रेफरेंस में कुछ और राइटर्स को सर्च किया था, और उन राइटर्स में आई रिमेंबर दिस राइटर मारिया क्यूटो। शी हैज रिटन अबाउट गोवा फ्रॉम हर पर्सनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। 450 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ गोवा, इन्होंने हिस्ट्री लिखी है
क्या आप जानते हो अमिताभ घोष ने गोवा को क्या बोला है? अ लिटरेरी प्लेस, अ प्लेस वेयर देयर इज लिटरेचर इन द एयर। मैं 7-8 बार गोवा जा चुका हूं एंड आई ऑल्सो फील कि अगर लिटरेचर लिखना हो, खास करके वर्ल्ड लिटरेचर, हिप्पी लिटरेचर, तो गोवा से बेस्ट कोई प्लेस हो नहीं सकता। अच्छा, एक चीज और देखिएगा इसमें, जब आप पढ़ेंगे तो नमिता गोखले, फाउंडर ऑफ जेएलएफ, कमला दास, इनको बहुत ज्यादा पढ़ना। ये राइटर जो है ये अननोन राइटर है, तो मैं इसको क्रैश कोर्स में कवर करवा दूंगा, ये मैं आपको क्रैश कोर्स में करवा दूंगा। एक बार अगर कोई राइटर किसी ऑप्शन में भी आ गया तो वो मेरे लिए एक टारगेट हो जाता है, तो हम इसको करेंगे इन डेप्थ तरीके से। और साथ में आप गुरुचरण दास को भी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा उन्होंने गोवा में रेसिज्म से रिलेटेड, कलर इश्यूज से रिलेटेड उनकी लव स्टोरी है, लव स्टोरी ऑफ ए गोवन गर्ल। एक बाहर का लड़का होता है नॉर्थ इंडिया का, वो उससे प्यार करता है, लेकिन जब शादी की बारी आती है तो वो लड़की उसको काली दिखती है। सेलेक्ट द ऑड वन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सिंपल आंसर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। गिरीश कर्नाड यूज्ड टू राइट इन कनाडा, मैंने पढ़ाया है, मैंने तुगलक पढ़ाया है, हितना हुंजू पढ़ाया है, टाले डंडा पढ़ाया है, ययाति, हाय वदना, हैव टॉट ईच एंड एवरीथिंग इन माय क्लासेस। बादल सरकार, इवाम इंद्रजीत, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड थिएटर, बाकायदा पढ़ाया हुआ है। विजय तेंदुलकर, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, सखाराम बाइंडर, घासीराम कोतवाल, द फिफ्थ वुमन, ये सब पढ़ाया हुआ है। मोहन राकेश हिंदी में लिखते हैं, और आपको याद होगा मैंने इनका नाम लिखवाया था आपको नोट्स में कि ये नई कहानी मूवमेंट के फाउंडर हैं, हिंदी में नई कहानी मूवमेंट। इनकी फेमस बुक है आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लो। इसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हमारे पास आते हैं, हाँ ये दोस्तों गूगल ड्राइव कोर्स है। जितने बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं लेकिन दिल्ली नहीं आ सकते, आपका मन है ऑफलाइन में पढ़ने का, ऑफलाइन बैच क्लास है, 6-6 घंटे क्लासेस, दिल्ली नहीं आ सकते, हाईटेक क्वालिटी कैमराज लगे हुए हैं विद प्रॉपर मल्टीपल माइक्स, और आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी दोस्तों डिटेल में। आप ये सारी चीज़ें दोबारा से देख सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये देखिए 6 घंटे पर डे ऑफलाइन बैच क्लास, आपको 6 घंटे क्लास मिलेगी, और यही क्लास ये लाइव होगी। सोचो, फ्रेश क्लास, लाइव क्लास, घर बैठे आपको 6 घंटे 9:30 से 3 बजे तक आपकी क्लास हो रही है विद लंच ब्रेक। दूसरी चीज, दूसरा बेनिफिट, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो मॉर्निंग जो सुबह क्लास होगी वो शाम को 9 बजे तक आपको अपलोड करके दे दी जाएगी, आपको अपलोड करके क्लास मिल जाएगी। 4 घंटे सिर्फ मेरी क्लास होती है, 4 आवर्स मेरी क्लास होती है, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स होते हैं। 2 घंटे पेपर 1 की क्लास होती है, 3 फैकल्टीज है हमारे पास, 3 फैकल्टीज पेपर 1, आशु सर, अंजू मैम, अंकिता मैम, नेट क्वालिफाइड, यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड। फिर ऑल टेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, अभी हमने पीडीएफ दिए हैं इंपॉर्टेंट, 50 वर्ल्ड क्लासिक्स, इस तरह की सारी चीजें, रिवीजन, एक्सक्लूसिव कंटेंट, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो भी क्लास में होगा, अगर मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, आपको एज इट इज मिलेगा। अगर मैं क्लास में सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, बच्चों से नॉर्मल बातचीत करूंगा, तो भी मिलेगा। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। अब आपके लिए एक सिंपल सा चीज है, इंफॉर्मेशन बार बार हम आपको इसलिए दे रहे हैं, गूगल ड्राइव कोर्स एडमिशंस आर गोइंग ऑन। तो जो बच्चे अभी गूगल ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपनी फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। दिल्ली में ये फीस है 52,000, लेकिन हम आपको दे रहे हैं 35,000 में, प्लस बेनिफिट है 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 12 मंथ्स वैलिडिटी, आपको 12 महीने की वैलिडिटी है। यानी अगर आप अभी ज्वाइन करते हो फॉर दिसंबर 2024, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो जून में या अभी मई में, मई से दिसंबर, तो जनवरी टू जून 2025 फ्री रहेगा। इफ यू ज्वाइन नाउ, आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा जून 2025 तक, यानी 50,000 2,000 जो फीस है 6 मंथ्स की है, 35,000 में आपको 1 साल देने हैं। 1 साल लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्रेश क्लासेस मिलेंगी, एज इट इज मिलेगा। प्लस जो बच्चे अभी गूगल ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है। तो मैं आपको बकायदा नोट कर देता हूं, दोबारा इसको थोड़ा जूम भी कर दूं आपके लिए। जो बच्चे अभी गूगल ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स फ्री है, फ्री क्रैश कोर्स। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा आपका QR कोड, आप इस QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। 35,000, 12 मंथ्स मेंबरशिप, जून 2025 तक। अब चलते हैं आगे। द टर्म कॉमेडी ऑफ मेनेस,
कॉमेडी ऑफ मेनेस मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, याद करो सीनियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीनियर स्टूडेंट्स हो तो हैरोल्ड पिंटर मैंने आपको टिप्स पे पढ़ाया था, इरविंग वार्डल मैंने आपको टिप्स पे पढ़ाया था। तो ध्यान से देखो, कॉमेडी ऑफ मेनेस वाज कॉइन्ड बाय डेविड कैम्पटन। अब डेविड कैम्पटन ने कॉइन किया था एक पर्टिकुलर प्ले के लिए, द ल्यूनेटिक व्यू, अ कॉमेडी ऑफ मेनेस। यहां पे इरविंग वार्डल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इरविंग वार्डल यूज दिस टर्म फॉर हैरोल्ड पिंटर। सिंपल आंसर, डायरेक्ट आंसर। हैरोल्ड पिंटर के लिए यूज किया था, बर्थडे पार्टी में आता है, केयर टेकर में आता है। अब कॉमेडी ऑफ मेनेस होता क्या है वो मैं कभी किसी और लेक्चर में आपको बता दूंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिम गॉर्की रशिया का राइटर है, ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, वॉल्डन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने मेरे साथ अमेरिकन लिटरेचर खत्म किया हुआ है, अमेरिकन लिटरेचर प्रॉपर पढ़ा हुआ है, वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बता देंगे। वॉल्डन जो 1854 का वर्क है, इसका सब टाइटल है लाइफ इन वर्ड्स। सब टाइटल है लाइफ इन वर्ड्स। अब ध्यान से देखो दोस्तों, लाइफ इन वर्ड्स में एच.डी. थॉरियो, ये रहा डायरेक्ट आंसर आपका, ये डायरेक्ट आंसर है, एच.डी. थॉरियो, हेनरी डेविड थॉरियो डिड एन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं प्रकृति के पास रहूंगा, नेचर में रहूंगा, दुनिया से दूर रहूंगा। ये कहानी मैंने बकायदा क्लास में बहुत डिटेल में बताई हुई है। एच.डी. थॉरियो ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं रेडिकली इंडिविजुअलिस्ट वर्जन के लिए जाऊंगा और ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज के लिए जाऊंगा। इन्होंने सोसाइटी से विड्रॉ किया, अपने आप को टोटल अलग कर लिया, टोटल इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, और इन्होंने ये सोचा कि मैं नेचुरल सराउंडिंग में रहूंगा, नेचुरल सेटिंग में, एक तालाब के पास। और मैं डिटेल की बात बताऊं, जिस घर में रुके थे ये, जिस हट में, जिस वुडन हट में थे, वो इनकी झोपड़ी थी, वो इनका हट था, इनकी प्रॉपर्टी थी। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं 77 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस अटेंड की हैं, जिनको एब्सर्ड लिटरेचर मैंने पढ़ाया है, एल्बर्ट कामू, फेमस बुक स्ट्रेंजर, फेमस बुक प्लेग, दोनों पढ़ना है, फ्रेंच राइटर है, दोनों पढ़ना है। यूजीन आइनेस्को, फेमस वर्क राइनोसेरोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। सैमुअल बेकेट, एंड गेम पढ़ना है, मेलोय मेलोन डाइस पढ़ना है, वेटिंग फॉर गोडो पढ़ना है, क्रैप्स लास्ट डे पढ़ना है, ब्रेथ पढ़ना है। जीन जेने, फ्लावर्स ऑफ वाइल्डनेस पढ़ना है, बालकनी पढ़ना है, चेयर्स पढ़ना है, एंड जीन पॉल सात्र, एमिली पढ़ना है, मिस एमिली। ये सारे राइटर किससे कनेक्टेड हैं? जैकोबियंस? नो। प्रोपेगेंडा लिटरेचर? नो। लिटरेचर ऑफ डिस्कवरी? नो। जैसे कि मैंने आपको बोला, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। दोस्तों, एल्बर्ट कामू ने तो टर्म कॉइन किया था, द टर्म थिएटर, जो टर्म है वो टर्म कॉइन ही एल्बर्ट कामू ने किया था। तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय, द वर्ड एब्सर्ड, नोट करो, वाज कॉइन्ड बाय एल्बर्ट कामू। तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, एल्बर्ट कामू ने टर्म कॉइन किया था। इन द बुक द मिथ ऑफ सिसिफ्यूज, द मिथ ऑफ सिसिफस, इसमें बुक का नाम 1942 मार्टिन एस्लिन ने कॉइन किया था, द एब्सर्ड थिएटर। टर्म किसने कॉइन किया था? सिंगल वर्ड, अगर वर्ड की बात करें तो इसने कॉइन किया था यहां पे, और अगर हम ओवरऑल टर्म की बात करें तो मार्टिन एस्लिन इन 1961 कॉइन्ड द एब्सर्ड स्कूल, एब्सर्ड थिएटर। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन ये उनके लिए आसान है जिनके पास कोचिंग क्लासेस हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये मैं क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि ये नेट में भी आ चुका है पहले, प्लस जब मैं पोस्ट मॉडर्न्स पढ़ रहा था तो यहां पे मेरा अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी आया, क्योंकि मैं इस चीज से बड़ा अग्री करता हूं। ये बात कर रहे हैं टू सब्जेक्ट की, टू डिसिप्लिन्स की, टू कल्चर्स ऑफ टू गैलेक्सीज। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ लिखे को फारसी क्या। जितने मेरे स्टूडेंट्स पुराने पढ़ चुके हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, याद करो कि क्या विनीत पांडे सर ने सीपी स्नो टू कल्चर थ्योरी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। याद करो, कॉरिडोर्स ऑफ पावर स्ट्रक्चर प्लस सीपी स्नो टू कल्चर थ्योरी, ये सीपी स्नो के टू कल्चर से लिया गया है। ये पूरा पैराग्राफ आया है एज इट इज सीपी स्नो के टू कल्चर से। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखिए, सीपी स्नो के टू कल्चर्स का सबसे पहली चीज इन्होंने ये कहां से लिया है? टू कल्चर्स, इनकी बुक का नाम है टू कल्चर्स। ये कहते थे आर्ट्स और साइंस दो कल्चर्स हैं।
दोनों कल्चर्स को मिला के पढ़ना चाहिए। ही वॉज सैड, ही सेड कि आर्ट्स के बच्चे अलग हैं, साइंस के बच्चे अलग हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बात बहुत सही है। जैसे मैं जीरो हूँ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, भले मुझे लिटरेचर बहुत आता हो पर मैथ्स मेरी खराब है। तो सीपी स्नो रोड अ फेमस बुक टू कल्चर्स। मैं आपको पूरा नाम लिखवा देता हूँ क्योंकि बहुत फेमस बुक है, मुझे आपको इसमें कई चीज़ें नोट करवानी थी, तो आप दोबारा से चेक कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने का मौका मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल 1959 का लेक्चर है ये। सीपी स्नो टू कल्चर्स जो है ये 1959 का लेक्चर है। और ये दो कल्चर कौन कौन से हैं? साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। दोस्तों नोट कर लो, मैं पढ़ाता हूं मेरी क्लास में, और आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं। ये पहले भी आ चुका है पेपर में। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज दो कल्चर्स की बात कर रहा है, टू कल्चर्स 1959। साथ में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहते हैं कि दोनों को मिला के पढ़ो, दोनों को अलग अलग मत पढ़ो, अदरवाइज आपको हाफ नॉलेज मिलेगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, द टू कल्चर्स सिंपली मीन्स देयर आर टू डिफरेंट कल्चर्स एंड टू कल्चर्स का सिंपल मीनिंग है, देखो, द कल्चर डिवाइड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, नो। द परसीव्ड गैप बिटवीन द साइंस एंड द ह्यूमनिस्ट, द कंट्रास्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल, नो। द डिवाइड बिटवीन हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, नो। यहां पे राइट आंसर है ये, जो साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच में गैप है, वो ये कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं टू कल्चर के अंदर। तो ये राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्क व्हाट वाज द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिवाइड बिटवीन द टू कल्चर्स। अब दोनों कल्चर्स के बीच में बड़ा इशू क्या है? तो दोनों कल्चर्स के बीच में सिंपल सा बड़ा इशू ये है कि आपस में कमिटमेंट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। इनके बीच में म्यूचुअल इनकॉम्प्रिहेंशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। साइंस और आर्ट्स आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इसलिए दो अलग अलग कल्चर तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। ये क्या कहना चाह रहा है? ऑथर एडवोकेट कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू द डिवाइड बिटवीन द टू कल्चर। ये क्या कह रहा है? ये सिंपली देखो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है साइंस एजुकेशन को एक कर दें या साइंस को प्रायोरिटी दें, या इनके बीच में जो स्टैब्लिशमेंट है इनको पूरा कर दें, या इनके बीच में इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन लेके आए। तो ये कह रहा है ये ग्रेटर इंटीग्रेशन। ही सिंग कि जो ग्रेटर इंटीग्रेशन है ये लेके आए, कम्युनिकेशन लेके आए बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इनको आपस में जोड़ा जाए, इनको आपस में कनेक्शन बनाया जाए, इनको आपस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट दी जाए। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी क्लास में करवाया है, क्योंकि ऑफलाइन बैच गूगल ड्राइव कोर्स में हमने चाइनीज लिटरेचर खत्म कर लिया है, जापानीज लिटरेचर खत्म हो गया है, फ्रेंच जर्मन लिटरेचर खत्म हो गया है, हमने अभी रिसेंटली इटालियन लिटरेचर खत्म किया है, इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन मॉडर्न राइटिंग्स, दलित लिटरेचर खत्म हो गया है, फिर साथ साथ हम पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री खत्म करके ऑलमोस्ट विक्टोरियन खत्म करने वाले हैं, और अब साथ साथ अमेरिकन खत्म होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी विक्टोरियंस में मैंने आपको कुछ पोइट्री पढ़ाई थी। ये क्या कह रहे हैं? पोयम जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। याद करो, मैंने कहानी सुनाई थी, एक छोटी बच्ची गाना गा रही है, 4 अलग अलग पार्ट्स में, दिन के अलग अलग हिस्सों में 4 लोगों की लाइफ चेंज होती है। Pippa passes, the God is in his heaven and all is right with the world, the famous work by most optimistic poet। मैंने ये भी पढ़ाया था। क्वेश्चन था महाराष्ट्र सेट में, ड्यूक का नाम क्या है? डचेस ड्यूक परेरा। लास्ट राइट टुगेदर की ओपनिंग लाइन पेपर में आ चुकी है, फेल आई अलोन इन द वर्ड्स एंड डीड्स, ऑल मेन स्ट्राइव बट हु सक्सीड। एंड ऑरोरा लेके क्वेश्चन नेट एग्जाम में कि 9 पार्ट्स में है, लड़की का नाम है मैरियन अर्ले, और ये बुक एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की बुक भी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। नोट करो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पेपर देख रहे हैं, सॉल्व करते जाओ, नोट करते जाओ। ये मैंने अभी पढ़ाया है, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। ऑल मेरे ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स काश ये पेपर वीडियो देख रहे हो वीडियो तो कमेंट में लिखना। अभी पढ़ाया मैंने आपको पिछले क्लास में, फ्राइडे क्लास में। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ AC स्वनबर्न पढ़ाया मैंने आपको, अटलांटा इन कैलेडन ग्रीक स्टाइल पोइट्री। विलियम हॉलमैन हंट, J.E. मिलेस, क्राइस्ट इन द हाउस ऑफ हिज पेरेंट्स, ये पढ़ाए हैं। लेकिन ये मैंने पढ़ाया था स्कॉटिश राइटर्स में। याद करो, स्कॉटिश लिटरेचर, स्कॉटिश राइटर्स में मैंने आपको रॉबर्ट बर्न्स पढ़ाया था, बर्न्स नाइट 25 जनवरी पढ़ाई थी, टॉम ओ शेंटर पढ़ाया था, टू अ माउस, टू अ लाउस, टू अ माउंटेन डेजी,
माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ये सारे वर्क्स पढ़ाए थे आपको। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, यहां पे दोस्तों क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पोएट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो, जो मेरा नॉलेज था तो मुझे डायरेक्ट आंसर पता था। क्यों? क्योंकि वॉर पोइट्री में बकायदा डिटेल में पढ़ाता हूं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूपर्ट ब्रूक, आइजन रोजनबर्ग, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, इसके साथ साथ एडवर्ड थॉमस, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिगफ्रिड ससून, विल्फ्रेड ओवेन, ये सारे राइटर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा एज वॉर पोइट्स। तो मुझे इनके नाम से पता था कि ये सारे वर्ल्ड वॉर 1 पोइट्स हैं। अब बचा कौन? ये राइटर जो है दोस्तों 84, मैं आपको इसका आंसर डिटेल देता हूं। ये राइटर एबोरिजिनल राइटर है, न्यूजीलैंड से दोस्तों। ये राइटर एबोरिजिनल से है, क्योंकि देखो जो हमें आता है वो अलग बात है, जो हमें नहीं आता वो ढूंढना चाहिए। एबोरिजिनल राइटर है और कहां से है? न्यूजीलैंड से है। अभी आपने देखा होगा ना न्यूजीलैंड के हाका जो है परफॉर्मेंस चल रहा है, ये राइटर एबोरिजिनल राइटिंग से है। क्या आपने एबोरिजिनल लिटरेचर पढ़ा है? ऑल्सो नोन एज फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पोस्ट कॉलोनियल्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें आता है बेनेडिक्ट एंडरसन का जो एक फेमस वर्क है दैट इज कॉल्ड इमेजिन्ड कम्युनिटीज, ये चीज वहां पे आती है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एक सिंगल गो में पेपर सॉल्व कर रहा हूं, कोई एडिटिंग, कोई कट्स नहीं है। फेमस पोइटिक लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट, ये तो क्या ही बताऊं, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेकंड कमिंग से है, डायरेक्ट आंसर है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वाई? बिकॉज मैं ये टिप्स पे पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं ये टिप्स पे करवाता हूं बच्चों को, ये टिप्स पे करवाता हूं। ईस्टर 1916, ये सब आपको टिप्स पे करवाऊंगा। ईस्टर 1916 में क्या हुआ था? रेबेल हुआ था, मेजर मैकब्राइड की डेथ होती है। मेजर मैकब्राइड की वाइफ कौन थी? उससे डब्ल्यू बीट्स का कनेक्शन क्या था? अमंग स्कूल चिल्ड्रन में डब्ल्यू बीट्स जो है अपनी वाइफ को कैसे इमेजिन करता है? लेडा एंड द स्वान में कौन सी ग्रीक माइथोलॉजी है? बर्थ ऑफ हेलन कैसे है? सेकंड कमिंग, और यहां से चिनुआ अचेबे ने कौन सा टाइटल लिया है? ये सब मैं ऑलरेडी टिप्स पे पढ़ाता हूं, तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर फ्री का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जितने स्टूडेंट्स क्लासेस में पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं बच्चे, आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। आर्डन का डिस्टोपिक व्यू, वॉर, सिविलाइजेशन, कौन से वर्क में आता है? ये रहा। जब ये बोलता है आई एम सिटिंग ऑन 50 सेकेंड डाइव, और नेट का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि डाइव क्या है, इसका क्वेश्चन आ चुका है। ये कहता है मैं स्ट्रीट में बैठा हूं 50 सेकेंड डाइव में, अनसर्टेन, अफ्रेड, क्लेवर, होप्स ऑफ फ्यूचर एक्सपायर्ड टुडे, दिस इज द बेस्ट वर्क। ये आपको याद रखना है। डिस्टोपिक व्यू एंड वॉर, डिस्टोपिक व्यू ऑफ वॉर, वॉर की क्या कंडीशन होती है, यहां आती है। सितंबर 1, 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने पोइट्री लिखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिए, अब ये भी बहुत आसान चीज है, क्योंकि हम ये मॉडर्न राइटिंग में करेंगे। द मूवमेंट पोइट्री 1954 का ग्रुप है दोस्तों। द मूवमेंट पोइट्री किसने कॉइन किया था? देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जेडी स्कॉट का आंसर है ये। जेडी स्कॉट ने कॉइन किया था। लेकिन अब चूंकि आपको इंफॉर्मेशन दे ही रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं, ये सारे मेंबर्स हैं, ये सब न्यू मूवमेंट पोइट्री के मेंबर हैं। इसके साथ साथ फिलिप लार्किन मेंबर है। फिलिप लार्किन के साथ साथ एलिजाबेथ जेनिंग, नाम लिख लो आप सबके, ताकि आपको अलग से ढूंढ के ना पढ़ना पड़े। एलिजाबेथ जेनिंग जो है उसकी वो मेंबर है। डोनाल्ड डेविस का मेंबर है मूवमेंट पोइट्री ग्रुप का। और जेडी स्कॉट ने 1954 में टर्म कॉइन किया था। 1954 यहां पे आंसर क्वेश्चन में लिखा भी है ये। 1954 में स्पेक्टेटर मैगजीन में ये टर्म कॉइन हुआ था, स्पेक्टेटर मैगजीन में। अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, लेकिन ये नेट एग्जाम का क्वेश्चन है कि मूवमेंट पोइट्री में अचानक से डिक्लाइन कैसे आ गया, या अचानक से पोइट्री खत्म कैसे होगी। दीज आर मेंबर्स, दीज 3 आर मेंबर्स, ये तो फाउंडर है ही है। अचानक से डिक्लाइन आया इस पोइट्री के अंदर बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट। राइज ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट। अब एंग्री यंग मैन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ जॉन ऑसबॉर्न वाला, किंग्सले एमिस वाला, वहां से ये पोइट्री डाउन आ गई। ये डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको।
मूवमेंट पोइट्री किस तरह की मॉडर्न पोइट्री है, इसमें इमेजेस से क्या डिफरेंस है, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। साथ में जब आप मूवमेंट पोइट्री पढ़ोगे तो अलग से इमेजिज्म भी पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन है। इमेजिज्म क्या है, पोइट ऑफ ऑक्सफोर्ड क्या है, 1930s पोइट्स कौन कौन से हैं, मैक्स पॉन्डे ग्रुप कौन कौन सी पोइट्री का ग्रुप है, ये आपको सारा पढ़ना है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और अब तो देखो नेट, जेआरएफ, पीएचडी सब इसी पे बेस्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द फ्रेज ईगोटिस्टिकल सबलाइम, बहुत आसान सा है, बहुत आसान है। जॉन कीट्स ने एक लेटर लिखा था अपने दोस्त को, उस दोस्त को लेटर में उसने बोला कि वर्ड्सवर्थ का जो क्रिटिसिज्म है, वर्ड्सवर्थ किसी की सुनता ही नहीं है, वर्ड्सवर्थ ने जो कह दिया वो कह दिया, वो ईगोइस्टिकल है। तो ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ये जॉन कीट्स ने ही है यूज किया है और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए है। ये वर्ड्सवर्थ को बोला है एक लेटर में, इसने लेटर लिखा था अपने दोस्त को, लेटर टू, इसके दोस्त का नाम मैं आपको बता देता हूं क्या है। इसने लेटर लिखा था अपने दोस्त को और दोस्त को लेटर लिख के बोला था, दोस्त का नाम था रिचर्ड वुडहाउस। नोट कर लो दोस्तों, आधी पढ़ाई यहीं हो जाएगी। रिचर्ड वुडहाउस। दोस्तों नेट के भी पेपर अगर आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं डिटेल में तो रेगुलर पेपर सॉल्यूशंस हो रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। इसको लेटर लिखा था और लेटर लिख के बोला था कि वर्ड्सवर्थ जो है ईगो वाला बंदा है, अपनी चला रहा है, हमारी सुनता नहीं है। And the students who are watching me from South India, if you think that I'll go for all kind of solution in Hindi only, my dear students, I'm very much comfortable in English and we can go for all types of learning in English. I can go for all types of solutions. So you don't have to worry about these things, right? We can work together. I've taught in University of Delhi and in my classes also in offline batch. There are students, they just understand English only. So I'm bilingual accordingly. I'm bilingual totally on the dependency of the like situation. If the situation wants me to be bilingual, I am bilingual. So a person who harbors, ये मेरी कहानी है, no absolutes and appreciates logical alternative adheres to, ये मैं हूं। मुझे 100% अगर अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होगा तो, और अगर सामने से कोई स्टूडेंट आके कहता नहीं सर आप थोड़ा गलत हो, 1% आपका आंसर गलत हो सकता है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझसे ज़्यादा जानता है, अरे मन्ना सिखा रहा है, मैं 10 बार नेट हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ कि नॉलेज जो है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है मेरा स्टूडेंट वो जानता हो जो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं हमेशा एक ऑप्शन रखता हूँ कि हाँ मुझे नॉलेज है पर एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। रिमेंबर WB ईट्स द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस, ये मैं हूँ। नो एब्सोल्यूट्स, कोई 100% कॉन्फिडेंस नहीं। एंड आई अप्रिशिएट लॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स, मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई आंसर दे रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ सुन रहा है, उसको भी सुन लो। ये मत सोचो कि एवरेज स्टूडेंट है, गांव से पढ़ा लिखा है, इसे कुछ नहीं आता। मैं सुनता हूं, मैं मेरी क्लास में भी सुनता हूं सबको। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, लॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात हो रही है यहाँ पे, ये इसका सिंपल सा आंसर है। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का फादर कौन है, इसको नोट कर लो। पिछले पेपर सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था पॉजिटिविज्म का फादर ऑगस्ट कॉम्टे, एंटी पॉजिटिविज्म का फादर मैक्स वेबर। अब हम बात करें लॉजिकल पॉजिटिविज्म की, जर्मन राइटर है, मैं इनका आपको नाम लिखवा देता हूं, मॉरिट्ज स्क्लिक। मॉरिट्ज SEHLICK, जर्मन फिलोसोफर है, फादर ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये जर्मन फिलोसोफर है, फादर ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म के फादर है। नोट कर लो दोस्तों इसको। इसके बाद बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, साथ में एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से किसने, टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डीकंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सी लाइन जो है वो डीकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करती है। देखिए इसमें आप अगर जाओगे तो नेचर ऑफ सेंटर्ड मीनिंग को डिस्कस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड जो है ये स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट है। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, न्यू हिस्टोरिसिज्म का पार्ट है। प्रिमिटिव मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, ये जो है ये ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म का पार्ट है। लेकिन ये कहता है कि हाँ सब्जेक्टिव भी है लर्निंग और इसके फ्री मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, वो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं।
ये डीकंस्ट्रक्शन का परफेक्ट आंसर है। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी मैं मानता हूं थोड़ी टफ है, इस आंसर से मैं सिर्फ आपको राइट आंसर दे रहा हूं। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी बहुत आसानी से समझी जा सकती है। दो रूल बना लो। नंबर 1, द टेक्स्ट इज अ गैस, देयर इज नथिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट। ये दो चीजें याद कर लो डेरिडा की, आपका ये पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, बच्चे गलती भी करते हैं, सीधा डीकंस्ट्रक्शन पढ़ने बैठते हैं। नहीं, सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिर अगर टाइम बचे तो स्टाइलिस्टिक्स। जब ये पढ़ लो फिर जाओ फॉर्मलिज्म में, रशियन फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म। जब रशियन फॉर्मलिज्म, फ्रेंच फॉर्मलिज्म कर लो, देन जाओ स्ट्रक्चरलिज्म में, देन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में, न्यू हिस्टोरिसिज्म में, पोस्ट मॉडर्निज्म में, फिर डीकंस्ट्रक्शन में, फिर डीकंस्ट्रक्शन में जाओ। और साथ में आप रीडर रिस्पॉन्स पे जा सकते हो। अब देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिसने भी थोड़ा सा ठीक ठाक फेमिनिज्म पढ़ा है उसको आसान क्वेश्चन है। एक सुप्रीम कोर्ट का केस हो गया था, उस केस में जज ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया कि जाओ, आपको अपॉइंटमेंट दिया और आओ आके मिलो हमसे। रेबेका वॉकर ने अपना एक इंटरव्यू दिया और अपने स्पीच में एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ये थर्ड वेव है। थर्ड वेव टर्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म वाज कॉइन्ड बाय रेबेका वॉकर। थर्ड वेव फेमिनिज्म की मैं आपको डिटेल लिखवा देता हूं। रेबेका वॉकर ने थर्ड वेव फेमिनिज्म के लिए जो बोला था, लेटर इट बिकेम चैप्टर बिकमिंग द थर्ड वेव 1992। ये इनकी स्पीच बाद में पब्लिश हुई, बिकमिंग द थर्ड वेव, बिकमिंग द थर्ड वेव 1992। नोट करो दोस्तों, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव, थर्ड वेव में ये पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं। फोर्थ वेव फेमिनिज्म भी डिटेल में पढ़ाता हूं मैं, बहुत आसान है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है नेक्स्ट फिल्म स्टडीज मीडिया थ्योरी से रिलेटेड, और ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चूंकि नेट में आ चुका है तो हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ये। जेरोम मैगिन, रेडियंट टेक्सुअलिटी। रेडियंट टेक्सुअलिटी दोस्तों www से रिलेटेड है, वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड है। ये है डिजिटल ह्यूमैनिटीज का पार्ट। अब ध्यान से देखो, मैं डिसेबिलिटी स्टडीज, मैंने आपको पहले बताया था ये नया टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को। LGBT स्टडीज हम ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फेमिनिज्म तो हम वैसे भी पढ़ाते हैं। और डिजिटल ह्यूमैनिटीज में मीडिया थ्योरीज और फिल्म स्टडीज, ये हम दोनों पढ़ा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, मीडिया थ्योरीज एंड फिल्म स्टडीज। और मैं आपको मेंशन कर दूं, सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। तो बहुत से लोग आपको शायद ना पढ़ाएं, पर ये पेपर में आ रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ लिखेगा फारसी क्या, पेपर में आ रहा है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज मेंशन नहीं है सिलेबस में, फिल्म स्टडीज, मीडिया थ्योरी मेंशन नहीं है सिलेबस में, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख चुके हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आता है 93, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में देखो क्या कह रहा है। न्यू हिस्टोरिसिज्म कौन से एरिया से आया? बहुत आसान है, अगर आपने न्यू हिस्टोरिसिज्म पढ़ा है तो। ये मिडाइवल स्टडीज को रीस्टडी करता है। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या करता है, मिडाइवल रेफरेंसेस को, मिडाइवल टेक्स्ट को दोबारा से पिक करता है, री इवैल्यूएट करता है। तो ये मिडाइवल स्टडीज को पिक करता है, बहुत आसान है। अगर आप पढ़ते हो न्यू हिस्टोरिसिज्म तो आपको 2-3 लोगों को पढ़ना है। आप इनको पढ़ो पहले, स्टीफन ग्रीनब्लैट, इनको पढ़ो। फिर पढ़ो आप लुइस मॉन्ट्रोस, इनके पेपर में बहुत क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सेट में भी इनका क्वेश्चन था। लुइस मॉन्ट्रोस को पढ़ो। फिर पढ़ो आप क्लिफर्ड गियर्ड्स को, जिनको भी मैंने थोड़ी देर पहले पेपर में सॉल्व किया है। इन राइटर्स को जरूर पढ़ना दोस्तों, आपको देखो कितना सारा नॉलेज मिल रहा है, इनको जरूर पढ़ो। शेक्सपियरियन निगोशिएशंस पढ़ लो, फिर इनका भी एलिजाबेथन्स वर्क है। पॉलिटिकल शेक्सपियर, नहीं पॉलिटिकल शेक्सपियर तो जॉनथन डॉलीमोर का है, वो भी पढ़ना है आपको, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। एलन सिनफील्ड एंड जॉनथन डॉलीमोर, पॉलिटिकल शेक्सपियर पढ़ना है दोस्तों। जिसको JRF करना है, JRF का सपना है तो पढ़ो। क्या बोलूं मैं आपको, मैं बताऊं, इतना पढ़ता था ना। जब मेरा फर्स्ट नेट क्वालिफाई हुआ था, मेरे को सिर्फ ये था पढ़ना है, पागलों की तरह पढ़ना है, क्योंकि हारने का कोई सवाल नहीं था। बस अपने आप से पूछता था कि विनीत पांडे हारना नहीं है, विनीत पांडे हारना नहीं है। तो आपके पास सेम सिचुएशन है, पढ़ दो यार, बहुत पढ़ दो। आपको लग रहा है ना पेपर टफ है, अगर आपको टफ लग रहा है तो सबको टफ लगेगा। तो हमारे में खास बात क्या है, हमारे में खास बात यह है, हम दूसरे से ज्यादा पढ़ के जाएंगे, हमें दूसरे से ज्यादा आना चाहिए। दोस्तों ये कट थ्रोट कंपटीशन है, दिस इज कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता है ये। अगर आगे आना है तो बहुत लोगों को हराना पड़ेगा, और जो तुम्हें हराएगा वो तुमसे 1 घंटा ज्यादा पढ़ रहा है, तुमसे ज्यादा बेहतर क्लासेस मिल रही हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर नोट्स हैं। और लड़ाई में कोई नहीं देखेगा कि तुम गरीब हो, कि गांव से हो, कि कोचिंग नहीं मिली। लोग देखते हैं JRF कौन है,
न जाने कितने नेट जेआरएफ, तो ये भी नहीं कहते हैं कोचिंग लिए, तो वो तो क्वालिफाई होगी ये भी नहीं बताएंगे। और तुम सोचोगे काश किताब होती मेरे पास, काश कोई बताता, काश कोई कहता कि जो तुम पढ़ रहे हो इससे पेपर नहीं आता है, जो तुम नहीं पढ़ रहे हो वहां से पेपर आता है। दोस्तों ये जंग है, और जंग में वही जीतेगा जो लास्ट तक खड़ा रहेगा। तो अपनी मेहनत बढ़ा दो, अपना टाइम टेबल बढ़ा दो, एफर्ट्स डालने शुरू करो, और एफर्ट्स डालो ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ग्रीन स्टडीज, इको क्रिटिसिज्म, ये कहां से आता है? बहुत आसान है, ये आपका रोमांटिसिज्म से आता है। एक रेफरेंस दे रहा हूं, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वर्ल्ड may teach you more of a man। चलो वर्ड्सवर्थ की लाइन है, आपका होमवर्क ये है कि मुझे पोइट्री का नाम बताओ। रोमांटिसिज्म, एक छोटी सी प्यारी सी लकड़ी आपको इंसान के बारे में सिखा सकती है। ग्रीन स्टडीज, इको क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलो आप मुझे बताओ इसके बारे में कि ये टर्म जो है वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइट्री से लाइन ली गई है। प्लस मैं आपको यहां पे एक फैक्ट नोट करवा देता हूं, आप इसको नोट कर लो। इको क्रिटिसिज्म या ग्रीन स्टडीज, इनसे रिलेटेड टर्म है। आपको ये बता देता हूं कि किसने कॉइन किया, लिखो यहां पे, विलियम रिकर्ट। विलियम रिकर्ट ने इस टर्म को कॉइन किया है, और इनको कॉइन किया है अपनी फेमस बुक लिटरेचर एंड इकोलॉजी में, 1978 की बुक का नाम है लिटरेचर एंड इकोलॉजी। लिटरेचर एंड इकोलॉजी 1978 की बुक है दोस्तों, नोट करो, छोटे से नोट्स बना लो। 1978 की बुक है लिटरेचर एंड इकोलॉजी, यहां पे कॉइन किया है लिटरेचर एंड इकोलॉजी। पूरा टाइटल है एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। बुक का पूरा टाइटल है एन एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म। ये आदमी ढंग से पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा, फ्रांकोइस ड्यूबॉन में ढंग से पढ़ा दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं क्रैश कोर्स में, तुम्हें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि जब तुम पेपर में जाओगे और तुम्हें ग्रीन स्टडीज का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ये सब पता होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी वैसे भी बहुत आसान है, बहुत पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ये कहता है कि देखो टेक्स्ट जो है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा किसने? ऑथर ने, ऑथर हैज रिटन द टेक्स्ट। लेकिन ऑथर टेक्स्ट के साथ साथ रीडर भी तो कुछ है, रीडर की भी तो कोई वैल्यू है। द डेथ ऑफ द ऑथर इज कॉल्ड बर्थ ऑफ द रीडर। रीडर प्लेज अ ग्रेट रोल, रीडर इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अब ये क्या कह रहा है? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी फोकस्ड ऑन कंसीडरिंग which of the following? How readers learn to read? No. How readers imagine visual images? No. How readers participate in creating the meaning of the text? Yes. How readers regard critics? No. आपका राइट आंसर है सी। बहुत आसान है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नेट में बेसिक नहीं आएगा, नेट में और हाई लेवल आएगा। फिर चलते हैं 96 पे। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि बच्चे इतना डेप्थ तक जाते ही नहीं पढ़ने। बच्चे सोचते हैं कि इतनी डेप्थ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूछ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म। फॉर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म बहुत आसान है, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। देखो दोस्तों, ओरिएंटलिज्म फॉर्म में जब ये लेटेंट ओरिएंटल्स की बात करता है, मुझे पता है आपको डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेटेंट ओरिएंटल्स की बात करता है, ये अफ्रीकन्स की बात करता है, अफ्रीकन्स की, ये अफ्रीकन स्टडीज के रेफरेंस में आता है। और जब ये मैनिफेस्ट की बात करता है तो वेस्टर्न जो फोर्सेस है, वेस्टर्न फोर्स, वेस्टर्न अप्रोच, इनके बारे में बात करता है। ये आपका डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करता है। इसके बाद इसको नोट करो, ये ओरिएंटलिज्म की बुक्स है। एडवर्ड सईद's फेमस बुक ओरिएंटलिज्म 1978, बुक का नाम है ओरिएंटलिज्म 1978। नोट करो दोस्तों इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, और फिर से अगर ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं किया तो फिर मुझे सच में उनको डांटना पड़ेगा। Was this the phase that launched thousands of ships and burned the topless stars of Ilium? डॉक्टर फॉस्टर्स, हेलन, याद करो मेरे लेक्चर्स। जब मैं आपको डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ाता हूं, बताता हूं फॉस्टर्स वाज टॉकिंग टू मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस को बोलता है आई एम टायर्ड, गेट मी अ वाइफ।
फिर मेफिस्टोफेलिस को हेलन की आत्मा लाके देता है। जैसे ही हेलन की आत्मा आती है, फॉस्टस बोलता है, वॉज दिस द फेज दैट लॉन्च थाउजेंड्स ऑफ शिप्स एंड बर्न्ड द टॉपलेस स्टार्स ऑफ हीलियम। ये पूरा नरेशन है। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये क्या पूछ रहा है। ये बात करता है फ्लेमिंग जुपिटर के बारे में। अब ये फीमेल थ्योरी क्या है? वैसे इसे बोलते हैं ओरिजिन थ्योरीज, ओरिजिन मिथ। इसे ओरिजिन मिथ बोला जाता है, माइथोलॉजी का पार्ट है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट हैज गिवन दिस? पहला क्वेश्चन, किस प्ले राइट ने दिया है? हु इज द प्ले राइट? क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टर। राइट आंसर पता है हमें, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, किसके रेफरेंस की बात कर रहा है? वो तो बुक के अंदर मेंशन्ड है, फीमेल ओरिजिन थ्योरी। जो ज्यूज था ना, ज्यूज, उसका फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन था जिसकी वजह से एक डॉटर पैदा होती है। तो ये उस मिथ की बात कर रहा है। ये बहुत आसान है। फिर वॉज दिस द फेज दैट लॉन्च थाउजेंड्स ऑफ शिप्स? इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? वॉज दिस द फेज? क्या यही वो चेहरा है जिसने हजारों जहाजों को लॉन्च कर दिया? तो ये किसकी बात कर रहा है? बहुत आसान आंसर है, हेलन ऑफ ट्रॉय के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है ना कौन सा चेहरा है, किसका चेहरा है। तो हम एंटोनी क्लियोपेट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, हम मेड्यूसा नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने मेड्यूसा पढ़ाया हुआ है क्लास में, लॉफ ऑफ मेड्यूसा पढ़ाया हुआ है, क्लियोपेट्रा, एंटोनी क्लियोपेट्रा दोनों पढ़ाया हुआ है, जोन ऑफ ऑर्क पढ़ाया WGB शॉ के रेफरेंस में। लेकिन यहां पे राइट आंसर है हेलन ऑफ ट्रॉय। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर? कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? वॉज दिस द फेज दैट लॉन्च्ड? इस वाले में वॉज दिस द फेज दैट लॉन्च्ड में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? अब ध्यान से देखो, सिमिली, तो सिमिली में एज और लाइक आता है, तो ना कोई एज है ना कोई लाइक है यहां पे। ओके, नो आंसर। मेटाफर में क्या होता है? यू एट्रीब्यूट द क्वालिटी, यू आर द लायन ऑफ द क्लास, यू आर लाइक अ लायन, सिमिली, यू आर द लायन ऑफ द क्लास, मेटाफर। अब आता है पर्सोनिफिकेशन, जब किसी डेड ऑब्जेक्ट को, द पेन इज टायर्ड, पेन डेड है, टायर्ड, पर्सोनिफिकेशन। पर यहां तो वॉज दिस द फेस, फेस मतलब ऑलरेडी जिंदा फेस है। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन, हाइपरबोल है यहां पे। ये आपके राइट आंसर है। दोस्तों, जो आपको मैंने पेपर सॉल्व करवाया, आपसे सिर्फ एक प्यारी सी छोटी सी उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जानते हो क्यों? आपके पास कितने चैनल्स ऐसे हैं जहां पे विनीत पांडे की तरह कोई टीचर ऑल इंडिया स्टेट्स के पेपर सॉल्व करके आपके पास ला रहा है? आप राजस्थान से हो सकते हैं, यू कैन बी फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, साउथ इंडिया, बट यू आर सॉल्विंग पेपर ऑफ हिमाचल, फिर आप सॉल्व करेंगे आंध्रा सेट। सो देयर इज वन सोर्स जो आपको अलग अलग पेपर सॉल्व करवा रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एजुकेशन का है। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी किया हो लेकिन कुछ अच्छे काम किए हैं। तो आपने 100 एंटरटेनमेंट पेजेस सब्सक्राइब किए हैं, एक पढ़ाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो। साथ में ये चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, क्रैश कोर्स में जिन बच्चों को अभी भी ज्वाइन करना है, आप हमें क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स की फीस 4000 है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे क्रैश कोर्स के। आप क्रैश कोर्स को हमें ज्वाइन कर सकते हो। प्लस क्रैश कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें व्हाट्सएप करो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा, मैं या मेरे असिस्टेंट्स के थ्रू। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ये आपको सारी बेनिफिट वाली चीज़ें आप ध्यान से देखना, पढ़ लेना, आप इसको बहुत अच्छे से आपकी स्क्रीन पे है ये मिलेंगी। और जिन बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है या उनके पास समय नहीं है, लास्ट 45 डेज रह गए हैं, ये नोट्स अगर आप ऑर्डर करते हो तो 4 to 5 डेज में नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। प्राइस 13,500। आपको 15 बुकलेट्स मिलेंगी, इंडियन राइटिंग, थ्योरी, कल्चर स्टडीज, कंप्लीट यूनिट ऑफ पेपर 1, प्रीवियस ईयर सेट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ऑल इंडिया सेट एग्जाम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए। ये 15 पर्सनल नोट्स है दोस्तों, ये मैंने तैयार किए हुए हैं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए हैं। अननेसेसरी कोई टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक है जो एग्जाम में या तो लगातार आ रहे हैं या आने चाहिए। हर बार अपडेट करते हैं, हर बार एग्जाम के बाद चीज़ें चेंज होती हैं, नए पेजेस ऐड होते हैं। दोस्तों, मोस्ट इफेक्टिव है, 13,500 में है। अगर आपको ये नोट्स ऑर्डर करने हैं तो जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पे मैंने लिखा था 8810289637, उस पर व्हाट्सएप करो। 4-5 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। कुछ नहीं करना, एग्जाम से पहले लगभग 30 डेज होंगे आपके पास, 10-12 दिन लगा दो एक रीडिंग में, 10-12 दिन लगा दो एक रीडिंग में, यू विल बी क्वालिफाइंग। और अगर क्रैश कोर्स और नोट्स दोनों साथ में हैं तो 13,500 और 4,000
17,500, लेकिन कॉम्बो ऑफर में 15,000 में है। अगर आपको ये और क्रैश कोर्स दोनों एक साथ चाहिए तो 15,000 में आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगे। दोस्तों, आपकी लाइफ है, आपका फ्यूचर है, और पैसा एजुकेशन में लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट होता है। तो अपने जीवन के लिए इन्वेस्टमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।